हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ब्लेसिंग आप सबको। नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और उम्मीद करते हैं कि नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ठीक है, तो इसी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर लेकर मैं आया हूं, जो कि एसी जनरेटर पर बेस्ड रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक लास्ट टॉपिक, है ना। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो हेडिंग लगाओ अल्टरनेटिंग एसी। इन शॉर्ट में लिख रहा हूं एसी। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये एसी जनरेटर क्या होता है। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा क्लास 10 साइंस में, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो अपना डायरेक्शन क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। अभी डिस्कस करेंगे और इसके पर ज़्यादा एकदम कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज मिलेगा वो आपको इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा उसका नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट। तो वहां पर ज्यादा डिस्कस करेंगे इस बारे में। जनरेटर मीन्स होता है प्रोड्यूस करने वाला। तो ये एक ऐसा आज हम डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे जो अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरेटर, हाँ वही सर, ढंग ढंग ऐसे घुमाते हैं, फिर फड़ 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 बजते रहता है और वहां से करंट आपको मिलते जाता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, इन सब चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ, जुड़िए, है ना। तो एसी जनरेटर के पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, या इसका होता क्या चीज है ना। तो इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy to electrical energy in form of alternating current। अल्टरनेटिंग करंट ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इस डिवाइस को हम क्या करते हैं? डीजल या मिट्टी के तेल के थ्रू क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, उसमें वर्क करते हैं। ऐसे घुमाने वाला कॉइल को क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो वो घुमाना आपका क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आ गया, है ना। अब वो घूमते जाता है तो उससे आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। वो कौन से फॉर्म में मिलता है? अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट अ करंट which change its direction। मतलब ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन क्या करते रहता है? हाफ टाइम में, हाफ साइकिल में चेंज करते जाता है ना। जैसे ये करंट यहाँ से पॉइंट, यहाँ से निकलकर वहां गया, फिर वहां से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वहां जाएगा, फिर वहां से यहाँ आएगा। मतलब अपना करंट का डायरेक्शन वो चेंज करते रहता है। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है और समटाइम्स ऐसे भी लिख लो, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। मे चेंज मैग्नीट्यूड आल्सो। बट ये जरूरी नहीं है। डायरेक्शन चेंज होगा, ये फिक्स है ना। अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों करंट अपना डायरेक्शन क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। और हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, बट ये इट्स नॉट कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी। उसका डायरेक्शन चेंज होगा ही, बट करंट का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा ये
इससे लेना देना नहीं है। हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट क्या चीज चेंज होगा, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होते रहेगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया। अब ये जो जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्रिंसिपल में हम इसके लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का जो एक्सपेरिमेंटल लॉ है उस पर ये बेस्ड है। फैराडे ने क्या बोला था, वेन एवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसिंग ऑन कॉइल एंड देयरफॉर we get a induced current in coil if the coil is completely closed, है ना। वो अगर कॉइल पूरे तरीके से क्लोज्ड है और वो कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर चेंज होते जाएगा तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस पर ये बेस्ड है। ओके, तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो उसका एसी जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। पॉज करके नोट कर लो यहां तक, है ना। अब हम उसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन, है ना। अब हम उसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में उसका सबसे पहले एक सुटेबल डायग्राम बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों एसी जनरेटर के अंदर जो उसका डिवाइस होता है उसमें सबसे पहले लिया जाता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक लार्ज क्या ले लेते हैं, यहाँ पास बना लेते हैं ना, ये ऐसा एक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का एक ले लो साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। ऑब्वियसली नॉर्थ पोल इधर है तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों पोल के बीच में हम लेंगे एक कॉइल लेंगे। ये कॉइल है, ये कॉइल, ठीक है, कॉइल। ये कॉइल किससे बना रहता है, इस कॉइल को आर्मेचर भी बोलते हैं। यहां से लिख देते हैं आर्मेचर, चलो बाद में लिख देंगे, है ना। ये कॉइल का ये एंड और ये हुआ एक एंड, है ना। कॉइल के इस वाले एंड का कनेक्शन रहता है एक स्लिप रिंग से, ये ऐसे, और एक स्लिप रिंग यहां पास लगा रहता है ये ऐसे, है ना। इस रिंग को बांध लो, ये रिंग है आपका R1 और ये रिंग है आपका R2। अभी बताएंगे ना सब ये सब क्यों लगाए हुए हैं। रिंग R1 का कांटेक्ट रहता है एक कार्बन ब्रश से, ये लगा दो एक कार्बन ब्रश, ब्रश का सिंबल है B1, है ना। सिमिलरली रिंग 2 से, रिंग 2 के साथ भी एक कार्बन ब्रश लगा होता है, ये ब्रश को नाम दे दो B2। ठीक है, ये हुआ उसका कंस्ट्रक्शन। क्लियर है, ये क्या चीज है आपका, ये जो है ये है कहलाता है आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर बोलो या कॉइल बोलो, है ना। किसका बना होता है, मैक्सिमम टाइम ये इसको लिया जाता है कॉपर का। ठीक है बच्चों, R1 और R2 क्या है, स्लिप रिंग है, B1 और B2 क्या है, कार्बन ब्रश है। तो आओ जरा, कंस्ट्रक्शन तो इजी है। हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने एक स्ट्रॉन्गर 2 पोल ले लिए, नॉर्थ पोल ले लिए और एक साउथ पोल ले लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। ठीक है, हमने एक आर्मेचर कॉइल लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल लिया, उस कॉइल को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, है ना। आर्मेचर का जो ये वाला साइड है उसको हमने रिंग R2 से कनेक्ट किया और ये वाला जो साइड है उसको R1 से कांटेक्ट कर दिया। फिर R1 और R2 के साथ में क्या लगा है, ब्रश B1 और B2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है ना उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, है ना। प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा आओ जरा, कैसे ये वर्क करता है ना। तो फैराडे अंकल जी ने ये कहा था, चेंज इन, पहले प्रिंसिपल समझ लो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली इसका प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
लिंक्ड विथ क्वाइल, लिंक्ड विथ क्वाइल। तो जब कोई क्वाइल से लिंक्ड मतलब समझते हो ना, उस क्वाइल से संबंधित फ्लक्स कितना है। हाँ, तो लिंक्ड विथ अ क्वाइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्वाइल। जब क्वाइल से लिंक्ड, उस क्वाइल से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से आपको क्या मिलता है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ मीन पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और यदि जो सर्किट है अगर क्या है, क्लोज्ड सर्किट रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, मतलब क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट होने से क्या मिल जाएगा उस क्वाइल में बोलो या सर्किट में बोलो, है ना। तो हम इसको क्लोज्ड करना है, तो यह देखो ये खुला है अभी, है ना, यहाँ से। तो हम इसको और इसको ऐसे ज्वाइंट करके क्लोज्ड बना लेते हैं, ये ऐसे, ये कचर, और इसके साथ भैया यहाँ पास जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स को दोगे। भाई बल्ब जलाना है, रेडियो सुनना है, फैन चलाना है, फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, तो जिस किसी सोर्स को आप देना चाहो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को देना चाहते हो, उसको यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो लेट अस क्या ले लेते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं ना। तो ये हमारा बन गया है एक बल्ब, है ना। इसका रेजिस्टेंस है ये टोटल, ये छोटा सा मान लो, तो ये हुआ है आपका बल्ब। अभी तो बल्ब ऐसे चुम से क्या होगा, शाइनिंग करेगा, जलेगा, है ना। ये हो गया, ये है उसका प्रिंसिपल में आपको ये लिखना पड़ेगा। AC जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट्स स्टेटमेंट इज whenever change in magnetic flux linked with a coil, then induced EMF is generated in this coil. If the coil is completely closed, then induced current in flowing through this coil या this circuit। तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल, यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब उसका कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना, बहुत थ्योरेटिकल है तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं। हमने क्या लिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो स्ट्रॉन्गर पोल लिए है। इन दोनों पोल के बीच में एक कॉइल रखा हुआ है जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं। आर्मेचर के एक एंड का कनेक्शन R2 से और एक एंड का कनेक्शन R1 से कर देते हैं। R1 और R2 के साथ B1 और B2 कॉन्टेक्ट है, और B1 और B2 के साथ जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसको लोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोड। तो लोड से हमने क्या किया दिया, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कुछ और नॉलेज की। ये जो आर्मेचर जो लिया गया है, ये जो आर्मेचर है, कभी कभी ये रहता है, इसको सॉफ्ट आयरन कोर भी बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। अभी बताते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, ये किनारे किनारे में नंबर ऑफ टर्न्स, यानी वायर को क्या कर देंगे, टर्न्स बांध देंगे, लपेट देंगे। ये सॉफ्ट आयरन कोर हुआ। ये एक्चुअल में इसको ऐसे समझ लो, इमेजिन करो, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ले जाएगी, और ये आपका है कॉइल है, आर्मेचर, ठीक है। ये ऐसे है एक्चुअल में, और ये जो सब डायग्राम है उसको ऐसे समझ लो, ये वायर ऐसा है करके, ऐसे ही समझो, ठीक है। ये नॉर्थ पोल यहाँ पास है, साउथ पोल यहाँ पास है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर के इस वाले एंड से और इस वाले एंड से एक R2 जुड़ा हुआ है और एक R1 जुड़ा है। अब यही क्या होगा, ऐसे रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा क्या, जरा देखो भाई, ये ऐसा है ना, इस टाइम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जारी होगी, इस टाइम ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर जारी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये ऐसे है, यहाँ पास नॉर्थ पोल है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। अभी तो ये देखो, ये कॉइल का, आर्मेचर का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है बच्चों। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है ना इसके सरफेस से, तो ये ऐसे। इस टाइम तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगा इस कॉइल को, क्योंकि ये ऐसे है, ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको पार करके निकलेगी, इधर इस ओर आएगी। अब जब इसको मैं रोटेट करूंगा, ये कच ये ऐसे रोटेट करो, अब ये रोटेट होकर ऐसे आ गया। अब इतना टाइम बताओ, इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना पास करेगा इसके सरफेस से, ये आया
या दो तो ऊपर से निकल जाएगा, दो नीचे से निकल जाएगा, मतलब फ्लक्स अब कितना हुआ 0, पहले 4, ये देखो पहले वाले केस में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी इसको, तो फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितना था, 4 पास कर रहा था तो 4 था। अब ये ऐसे रोटेट किया तो ये ऐसे हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये चारों की चारों आई, दो ऊपर से निकल जाएगी, दो नीचे से निकल जाएगी, मतलब इससे पास होते हुए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 हुआ। तो फ्लक्स पहले 4 था, अब 0 हो गया, तो फ्लक्स में यहाँ पास क्या हुआ, चेंज हुआ। तो फ्लक्स में चेंज होने से अब ये देखो फिर ये ऐसे 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 आएगा, तो ये इस पोजीशन में फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे रोटेट करते 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 ये ऐसे हो गया, एक चक्कर इसने कंप्लीट कर दिया। तो ये देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास करेगी, इसमें कम करेगी, एक भी नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आया, कहां से भैया, दो नीचे से पास हो गया, दो ऊपर से, फिर ये रोटेट ऐसे किया, ये ऐसे, इस टाइम सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, फिर ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, एक चक्कर हो गया। तो ऐसा होने से क्या होगा, इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन के संख्या में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो आपको इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। तो हो गया, ये उसका प्रिंसिपल था। और ये कैसे घूमेगा जी, ये सैंड एक एक्सिस ले लो, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। ये पूरा सारा इमेजिन को आप ऐसे समझ लो, नॉर्थ पोल यहाँ पास, साउथ पोल यहाँ पास, ये आर्मेचर ऐसा है और यहाँ से वायर लगा हुआ है, ये R1 R2। अभी बताते हैं R1 और R2 क्यों लगा है, B1 B2 क्यों लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का जो कॉइल है ना, उस कॉइल में ये सॉफ्ट आयरन कोर भी लिया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जैसे ही अगर समझ लो ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इस पे हमने क्या किया है, कॉइल को बार बार इसके चारों तरफ इनके साइड में अच्छे से क्या कर दिया है, लपेट दिया है ना इस कॉइल को। ये तो यहाँ पास में नंबर ऑफ कॉइल एक ही है, एक्चुअल में बहुत सारे टर्न्स आप लपेट सकते हैं इसमें, ऐसे किनारे किनारे से ऐसे बांध के, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर लेने से क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये देखो भाई, ये ऐसे है, रेड कलर का इस साइड में है, जो पेन से लिखा हुआ है छोटे बच्चे ने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, वो इधर है। तो ये देखो अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके चारों तरफ कॉइल है ना, तो ये देखो सॉफ्ट आयरन कोर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4 ऐसे, उसको तो अंदर जाएगा ही, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की ओर भी जा रही होगी आयन से निकल कर। तो इन जो बाहर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये क्या कर लेगा, ये इधर जैसे देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की ओर निकल रही होगी और एक नीचे की ओर, तो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा, भाई मेरे अंदर से गुजरते हुए जाओ करके। तो मान लो 4 तो जा ही रहा था, 2 एक ऊपर से निकल रहा था, एक नीचे से निकल रहा था, तो उनको भी ये अपने अंदर इंक्लूड कर दिया। तो अब कितना पास हो रहा है, 6। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। ये ऐसे था, देखो रेड कलर ये ऐसे, अभी इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ये कट 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 कटाक, ये ऐसे हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3 ऊपर से निकल गया, 3 नीचे से, तो इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक भी पास नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी, 0। अब देखो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, 6 - 0 इट मीन 6, मतलब फ्लक्स में जो चेंज हुआ है वो 6 हो गया, पहले 4 हो रहा था। 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले पास की इस केस में, अब इस केस में 0, तो 4 - 0 मतलब 4। तो पहले वाले में जब सॉफ्ट आयरन कोर नहीं लिए थे तो फ्लक्स में जो चेंज हुआ वो 4 का हुआ। सॉफ्ट आयरन कोर लेने से वो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही है उसको भी इसने अपने अंदर इंक्लूड कर दिया, मेरे अंदर से गुजरते हुए जाओ करके, तो फ्लक्स की वैल्यू 6 आ गई। इस केस में ऐसा था, ये इसमें तो 6 था ना, ये ऐसा हुआ, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स एक भी पास नहीं की, क्योंकि यार ये तो प्लेन हो गया ना, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई भैया, ऊपर से निकल गया, कुछ नीचे से निकल गया, तो 0। तो फ्लक्स में चेंज 6 हुआ, तो इस केस में ज्यादा फ्लक्स में चेंज हुआ।
और फैराडे अंकल का सेकंड लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। इंड्यूस्ड ज़्यादा करंट मिलेगा तो आपको जो भी सोर्स यहाँ पास लगे रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट ही चाहिए। ओके, तो इसी कारण सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। अब देखो R1 और R2 का हम यूज देखते हैं कि उसको क्यों लगाए हैं। तो R1 एंड R2, R1 और R2 क्या है? स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग्स। अब जरा देखो बच्चों, ये कॉइल अगर रोटेट करेगा, ये देखो ये ऐसा है ना, यहां से निकला है, ये देखो R1, यहाँ पास एक R1 है और एक यहाँ पास R2 है। अब ये घूमेगा तो ये घूमेगा बच्चों, तो ये पूरा सर्किट इधर भी नहीं घूम जाएगा, फिर तो आपस में उलझ जाएंगे, सिस्टम ही पूरा खराब हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे भाई, इधर यहाँ पास R1 लगा हुआ है, यहाँ पास एक गोला R1 ना, यहाँ पास एक गोला R2 लगा हुआ। अब ये ऐसे घूमेगा, टुई टुई ऐसे घूमेगा। अरे तो इसके साथ में तो ये इधर सर्किट भी लगा है ना, ये सब भी उलझ जाएंगे आपस में, ऐसे मुरकुटा जाएंगे उलझ जाएंगे तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हमने R1 और R2 लगाया। कैसे? जब ये कॉइल रोटेट करेगा ना, तो ये देखो ये सिरा जो रिंग से अटैच हुआ है वो ना इसके अंदर से ऐसे रोटेट करेगा। और ये वाला देखो, ये वाला वायर जो है ये भी इस रिंग से टच करता हुआ ऐसे रोटेट कर जाएगा। जरा देखो, इमेजिन करो, ये ऐसे, ये रिंग और ये वायर था बेटा, तो ये जो कॉइल जब रोटेट करेगा ना तो ये ऐसे करेगा, ये ऐसे अंदर से ही रोटेट कर जाएगा। तो इधर का सर्किट अपने आप उलझेगा नहीं आपस में, तो ये वायर आपस में उलझे मत, इस कारण हमने रिंग R1 और R2 क्या कर दिया है, लगा दिया है। ये देखो ना, ये कॉइल है भैया, ये वायर, ये कॉइल, इससे ये देखो ये वायर रिंग 2 से अटैच है, तो ये देखो वायर और ये रिंग। अब ये घूमेगा, कॉइल ऊपर घूमेगा, तो ये देखो ये ऐसे घूमते जाएगा, अंदर ही अंदर घूमने से ये ऐसे कच 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 कच, यहाँ पास भी कच 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 अंदर ही अंदर घूमते जाएगा। तो उससे इधर का जो वायर है वो आपस में नहीं उलझेंगे। तो ये रिंग R1 और R2 क्या करता है, मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन, किसके बीच लगा है, ये R1 किसके बीच लगा है, ये कॉइल हुआ, कॉइल बोलो या आर्मेचर बोलो, और ये ब्रश हुआ। तो कॉइल और ब्रश के बीच जो कांटेक्ट है उसको मेंटेन करके रखता है। R1 R2 स्लिप्स आर मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन कॉइल या आर्मेचर बोल दो, कॉइल आर्मेचर एंड ब्रश, कार्बन ब्रश ना। अब जरा देखो फिर ये तो समझ में आया भाई R1 और R2 क्यों लगा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, वाई आर यू यूज्ड इन AC जनरेटर विथ R1 एंड R2, क्यों हम ये लगा देते हैं उसके साथ में ना, तो ताकि वायर आपस में उलझे मत करके, ठीक है। कॉइल अच्छा सा अपना रोटेट करते रहे, कुड़ुम 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 घूमते रहेगा। तो इधर से ये R1 लगा हुआ है, ये ऐसे ये घूमेगा तो भाई इसके साथ ऐसे घूमते जाएगा यार, इधर का वायर उलझेगा नहीं। अब ये ब्रश देखो, अब देखो ब्रश B1 और B2 क्यों लगा दिए हैं, ये कंडक्टिंग ब्रश लेना है ना, कार्बन का कंडक्टिंग ब्रश जो करंट को अपने अंदर में से फ्लो होने दे। अब ये तो इसके अंदर में ऐसे चलते जा रहा है, ये जो वायर है, और नहीं लगाएंगे तो देखो, अगर मैं नहीं लगाता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, तो इसको कैसे बांधोगे, ये वायर और ये वायर को कैसे बांधोगे, बांध के रखोगे तो फिर ये उलझ जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया, एक कार्बन ब्रश ऐसे अटैच कर दिए, और ये कार्बन ब्रश कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब यहाँ से जो करंट मिलेगा उस करंट को ये यहाँ इस सेक्शन में फ्लो करवा देगा। ये देखो भाई, ये अगर ऐसा रहता बच्चों, ये अब ये तो घूम रहा है ना, ये जो ये वाला एंड है ये तो ऐसे घूम रहा है, इसके साथ ऐसे कटक 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 ये बार बार घूम रहा है। तो इस वाले वायर को इस वाले वायर से कैसे बांध सकते हो, नहीं बांध सकते हो। ये अगर बांध लेते हो तो ये घूमेगा, तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा, तो पूरा फिर से उलझन प्रॉब्लम हो जाएगा, उलझने आ जाएगी।
तो उसी चीज से बचने के लिए हमने कार्बन ब्रश B1 और B2 लगा दिया है। तो इसका काम क्या है, B1 एंड B2 आर कार्बन ब्रश, है ना। ये क्या करता है, मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन किसके किसके बीच लगा है, रिंग R1 और लोड के बीच में, रिंग और लोड के बीच में ब्रश है। तो मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन रिंग एंड लोड मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट जो आपने लगाया है, तो उनके बीच कांटेक्ट को मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल भी समझ में आ गया कि जब ये कॉइल ऐसे, ये देखो कॉइल ये ऐसे रोटेट करेगा, कुछ घूम जा नहीं घूम पाएगा भैया, हाथ नहीं टूटवाना है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे। तो ऐसे करने से जो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो चेंज होते जाएगा। चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और लास्ट में सर्किट कंप्लीट है तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। क्लियर है, यहां तक नोट कर लो ना। अब हम इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे ना मैथमेटिकल फार्मूला कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, उस करंट की वैल्यू कितना आएगी। तो चलो इसको बना लेना आप लोग, है ना, 1 2 3। तो अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं ना, इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग, प्रिंसिपल समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, वर्किंग देखते हैं। तो लेट अस t = 0 पर एंगल है 0, है ना। अब ये देखो ये क्या चीज की बात चल रही है, ये बना लेते हैं डायग्राम। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। कुछ इमेजिन करना, 3D में बना हुआ है ना ये ऐसे। अब जरा समझो, नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर है, रेड वाला देखना, रेड वाला इधर है। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मतलब जो कॉइल का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है इस केस में। तो लेट अस से t = 0 एंड θ = 0, बट मतलब जब वो रोटेट किया ही नहीं, अभी चुपचाप हम इसको रखे हैं ऐसे। तो ऐसे कह सकते हैं क्या, प्लेन ऑफ कॉइल perpendicular to the magnetic field line। ये देखो बच्चों, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इस टाइम θ = 0 सोच रहे हो, वो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एरिया वेक्टर ए और बी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, ऐसे। इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, सरफेस से ही तो निकलेगा, परपेंडिकुलर। तो उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उसी साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 0 है। ये देखो इसका जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो वही निकलेगा, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो θ = 0 है। व्हेन टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देख ये ऐसे, अब हम इसको थोड़ा सा घुमा दूंगा, ये इसको घुमाऊंगा ना, ये यहां से ये ऐसे, ये ऐसे। तो ऐसे घुमाने पर आफ्टर टी टाइम इट रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा। कुछ समय बाद ये क्या कर गया, ये कॉइल रोटेट कर गया। ये इसका इनिशियल पोजीशन था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर वायर लगा हुआ है ना वो सब वायर, ये इसका इनिशियल पोजीशन था। इस टाइम इसका एरिया वेक्टर इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर ही है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 0 है। दोनों कट साइन एक ही डायरेक्शन में। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, रोटेट करूंगा तो क्या होगा बच्चों,
ये देखो इसका एरिया वेक्टर ये है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही रहेगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो तो सेम रहेगा ना। अब ये इसका एरिया वेक्टर, अब ये देखो ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, ये ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा झुक जाएगा, ये ऐसे ना, ये ऐसे, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन, ये कुछ ऐसे। तो उसका समझ में आया। सी शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा की वैल्यू 0। अब ये देखो ये, अब ये क्वाइल को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, चल घूम जा भाई थोड़ा, ढूई ऐसे घूम गया, तो देखो एरिया वेक्टर अब नीचे की ओर आ गया। तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर आ जाएगा तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे घुमाने से ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यही रहेगा, वो कहाँ चेंज होगा, तो ये जब टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू t है, यानी 2 सेकंड 4 सेकंड बाद, तो थीटा की वैल्यू अब क्या आ गई है, थीटा। अब मतलब दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है ना। आफ्टर टी टाइम इट रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा, एंगल से रोटेट कर गया, और इट रोटेट्स, चलो थीटा हो गया। तो बता सकते हैं क्या, चौक कहाँ है, चौक चौक चौक, कितना एंगल से, थीटा एंगल से। तो लेट अस, एंड ये भी लिख दो ना, क्वाइल रोटेट्स विथ एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्वाइल रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये सब 11th की बात है, पढ़ चुके हो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, भाई ये क्वाइल घूमेगा तो एक वेलोसिटी से घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। कोण एंगल बनाते बनाते घूम रहा है ऐसे, कुछ, तो ओमेगा से। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब भाई वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर लगा दो, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, थीटा, और टाइम इंटरवल कितना है, टी टाइम में। पहले टाइम की वैल्यू 0 है, अब टी हो गया है तो 0.t। यहां से वी कैन राइट थीटा इक्वल ओमेगा टी, थीटा इक्वल ओमेगा टी, ये हो गया। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्वाइल, उस क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो क्या लिखोगे बच्चों इस टाइम, क्या होता है फॉर्मूला, B डॉट ए मतलब BA कॉस, और A और B के बीच का एंगल कितना है, हमने इस टाइम लिया है थीटा, तो BA कॉस थीटा। यहां तक पॉज करके नोट करना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला लाइन। ओके, तो यहां से थीटा की वैल्यू रख दो बच्चों, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू BA कॉस थीटा के जगह में हमने क्या रख दिया, ओमेगा टी, है ना। तो ये BA कॉस ओमेगा टी। इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एंड, अब भैया ये देखो, ये अभी एक क्वाइल है ना, अब इसी पे बहुत सारा क्वाइल अगर रख दो, ये कच ऐसे लपेट दे, बहुत सारा क्वाइल, कितने बार, n टाइम्स बार। तो एक क्वाइल से कितना मिला मैग्नेटिक फ्लक्स, 1 टर्न है तो इतना मिला। अब कितने टर्न रहेंगे, n टर्न रहेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, n का इंटू कर दो भाई।
एक कॉइल से कितना मिला, एक कॉइल से मिला बी ए कॉस ओमेगा टी, दो कॉइल से ये दो बार कर लो तो 2ba cos ओमेगा टी, 3 रहता तो 3ba cos ओमेगा 2, n टर्न्स है तो nba cos ओमेगा टी। तो जो टोटल जो फाई नेट मिलेगा, फाई नेट क्या हो जाएगा, nba cos ओमेगा टी। तो ये हुआ इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इज n टाइम अगर टर्न्स हो ना तो टोटल फ्लक्स ये हुआ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई होता था टोटल फ्लक्स, तो फाई नेट लिखा हूं तो फाई नेट लिख दो, है ना। तो यहां से फाई नेट की वैल्यू रखो तो E इक्वल हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, लेंज लॉ के लिए। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है कि मत चेंज हो, मत चेंज हो। इसी के कारण ये बना था, चेंज होने के कारण उसका ही अपोज करता है, तो माइनस लगा देते हैं। माइनस बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो फाई नेट की वैल्यू क्या है, nba cos ओमेगा टी। यहां से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो बच्चों। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो कांस्टेंट रहेगा, आपको दिया रहेगा। b क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। a क्या है, एरिया वेक्टर। तो nba तो कांस्टेंट हुआ तो निकाल लो, माइनस nba डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अच्छा, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये अपने ओरिजिनल रूप में नहीं है। ये W अगर रहता तो cos t के जगह में क्या लिखते, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो माइनस साइन t लिखते, बट cos के साथ ओमेगा भी है। तो 11th में आपने इतना तो जान लिए होंगे। तो nba क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का एक बार और डिफरेंशियल करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा कॉमन निकलेगा, तो t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक ओमेगा और लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो E इक्वल nba ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इतना। तो nba ओमेगा सब कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट के जगह में हम एक इकलौता कांस्टेंट लगा देंगे। भाई सब का वैल्यू रखोगे तो एक नंबर मिलेगा, तो हमने एक इसके जगह में एक नया कांस्टेंट लगा देंगे nbaw के जगह में, ओमेगा के जगह में E नॉट। तो E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला मिला, वेयर E नॉट क्या है, E नॉट एक कांस्टेंट है जो कि इसके इक्वल होता है nba ओमेगा के। अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया तो इंड्यूस्ड करंट भी मिल जाएगा। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला I इक्वल क्या होता है, ओम्स लॉ से, पोटेंशियल डिफरेंस डेल V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो टोटल जो क्वाइल लिए थे ना, ये कचर कचर, ये कचर 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 कचर, ये हाँ, इस वायर का भी होगा रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पर जो बल्ब लगाया हो उसमें भी जो सर्किट है उसका भी रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R है। यहाँ से डेल वी के लिए क्या लिख सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ईएमएफ है, तो E अपॉन R। E की वैल्यू रखेंगे तो I इक्वल मिल जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। यहाँ से वी कैन राइट I इक्वल E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। R भी कांस्टेंट है, गिवन सर्किट के लिए R कांस्टेंट ही रहेगा, और E नॉट क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो E नॉट और R दोनों कांस्टेंट है, तो इसके जगह में एक नया कांस्टेंट ले लो, वो नया कांस्टेंट होगा I नॉट। ये करंट के लिए मिल गया, I इक्वल I नॉट, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R। I नॉट आपका मैक्सिमम करंट कहलाएगा बच्चों। E नॉट आपका क्या है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितना ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सकता है, इतना, और कितना मैक्सिमम करंट मिल सकता है, इतना। I नॉट, E नॉट अपॉन R।
यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो ना, या तो 360 में लगाकर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़े, मैं मिटा रहा हूं ना। ओके, तो ये मिल गया आपको, करंट का वैल्यू मिल गया वहां तक ना। अच्छा, लास्ट में अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कचंग, ये कटक, यहाँ पास ऊपर की ओर करेंट आई, यहाँ पास ले लो थीटा और यहाँ पास ले लो टाइम। थीटा का क्या क्या कितने सेक्शन में लेना है, 90 में, 90 के बाद 180 में, 180 के बाद 270 और ये 360, है ना। बताओ, जब अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये रेड कलर का जो प्रिंट है वो इधर है। अब मैं 90 एंगल रोटेट कर रहा हूँ, ये ऐसा है ना, ये ऐसे कुछ ऐसे कर दो, ये कुछ, तो ये वाला, ये 90 एंगल देखना, ये कितना रोटेट किया, यहाँ से ऐसे 90 ना, तो ये ऐसे 90। अब इसके बाद ये नीचे ऐसे इसको घुमाओ ऐसे, ये ऐसे 90, 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद ये 360। देखो ये इधर आ गया। स्टार्ट करते ना, ये ऐसे था, एक चक्कर के बाद वापस इधर ही आना चाहिए। ये 90, 180, 270 और ये 360, वापस इधर ही आ गया ना। एक चक्कर बाद ऐसे घूमेगा तो वापस रेड कलर का प्रिंट इधर ही आएगा। तो टाइम टोटल कितना लगा, मान लो एक चक्कर कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगता है t, है ना। सर्कुलर मोशन वाला कहानी है भैया। एक चक्कर इसको, ये देखो रेड कलर का इधर है, एक चक्कर इसको लगाना है 90, 180, 270, 360, एक चक्कर लगा लिया, प्रिंट इधर ही है। तो टोटल टाइम t है, तो 90 एंगल घूमने में कितना टाइम लगा होगा, जो टोटल टाइम का चौथा हिस्सा लगा होगा। 180 क्या है, आधा चक्कर, हाफ साइकिल कहलाएगा। ये ऐसे, ये 90, ये 180, आधा चक्कर उसने रोटेट कर दिया, ये ऐसे आधा किया है ना, आधा, तो आधा किया तो टोटल टाइम आधा लगेगा, तो टोटल टाइम का हाफ। अच्छा, 270 तक घूमने में कितना लगेगा, टाइम का 3/4 टाइम लगेगा, टोटल टाइम का 3/4, 75% यार। और ये 360 में एक कंप्लीट टाइम लग जाएगा। तो 90 के लिए ये हो जाएगा यहाँ पास, ये डॉट 270 ऐसे, ये ऐसे, तो इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, ये ऐसे। और यहाँ पास देखो, करंट ऊपर की ओर बढ़ा, करंट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, फिर अब धीरे धीरे करंट कम हो रहा है, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ देखो करंट फिर अब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है। तो करंट ये वाला, इस टाइम जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम। अरे ये देख लो, आई इक्वल क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या माने थे, थीटा ही तो माने थे। थीटा इक्वल 90 रखो, तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई किसके इक्वल होगा, आई नॉट के लिए। मतलब थीटा इक्वल 90 पर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, है ना। आई इक्वल आई नॉट, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो मैं आई किसके बराबर हो गया, करंट आई नॉट के, मतलब करंट मैक्सिमम करंट के बराबर हो गया, मतलब ये वाला। क्लियर है। उसी प्रकार इस टाइम पर भी मिलेगा आपको आई नॉट, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो वही तो बोले थे, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे भी एसएचएम क्लास 11th में पढ़े होगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है ये जो ग्राफ बना है, साइनोसॉइडल ग्राफ, है ना। तो ये देखो करंट ऊपर की ओर बढ़ा, फिर नीचे कम हुआ, फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, फिर निगेटिव से वापस मीन पोजीशन में आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।